बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं ताहिर हुसैन को। आज मेरे साथ एंकर पर्सन है जिन्होंने मीडिया में खुद मेहनत करके अपना नाम पैदा किया, साइमा कंवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। सबसे पहले ये बताएं, एंकर बनने के लिए खूबसूरत होना लाजमी है या तालीम का होना लाजमी है? रेशो मैं आपको बता देती हूँ, उसके मुताबिक आप जरा देख लीजिए कि 100 अगर हैं, ठीक है, पॉइंट्स हैं, उसमें से तकरीबन 60 से 70% आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि एडिटोरियल आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी एजुकेशन मुकम्मल होनी चाहिए, और या फिर आप एजुकेशन अपनी हासिल कर रहे हो, ये ना हो कि आपने फुल स्टॉप लगा दिया हो। पहली बात तो ये कोई भी अगर ये सोच रहा है कि एजुकेशन के बगैर ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। पहली बात ये मैं आपको 60 से 70 का उसका बता रही हूँ। इसके बाद ये है कि आपके जिस तरह मैंने कहा है कि एडिटोरियल अच्छा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आपके मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर सिनेरियो क्या है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या न्यूज है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल आप जो है उन चीजों से नाबल्द हो और बस आपको स्क्रीन के ऊपर आना है और आपको सिर्फ ग्लैमर देखना है, ये करना है। फिर उसके बाद आता है आपका कॉन्फिडेंस, जो कि 20% तकरीबन 20% से 30% अपना कॉन्फिडेंस आप ले लें। लाजमी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से ही आप नहीं आ सकते। ठीक है। 10% आप अपनी शक्ल ले लें। आपकी शक्ल डेंटिंग पेंटिंग से, आपकी शक्ल मुख्तलिफ एस्थेटिक क्लिनिक्स में जाने से, या आपका जो मेकअप डिपार्टमेंट होता है वो आपके शक्ल आपकी बना देता है कि आप इतने प्रेजेंट, अगर आप इतने प्रेजेंटेबल नहीं हैं तो भी आपको बना देते हैं डेंट करके। ओ यस, तो आपका सबसे पहले आपकी एजुकेशन, आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले आता है, आखिर में आपकी लुक आती है। एक सांप है, ठीक है, सांप तो नहीं, मेरे ख्याल से सांप बोलना चाहिए। उन्होंने एंकर्स के बारे में, खवातीन एंकर के बारे में कुछ मतलब के नासिब अल्फाज अदा किए थे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्या कहती हैं उनके उनके बारे में, क्या कहेंगी? मतलब उनके घर में माँ बहन नहीं है या क्या सोचकर उन्होंने कह दिया? उन्होंने जो अल्फाज कहे, मैं आपको बता दूं, ये जो एक शोहरत की एक भूख होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है ताहिर। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतनी खतरनाक होती है कि आपको कुछ व्यूज लेने के लिए, लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, एक तो आपका माइंडसेट इस किस्म का है। उनके बारे में मैं जैसे कि पहले भी कहती हूँ कि उनका अगर माजी हम देखें तो उनके करियर का उनको खुद पता नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं एंकर हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ, या मैं सितारों का हाल बताने वाला एक ऐसा शख्स हूँ कि जो पहले वो सितारों का हाल बताया करते थे। भाई जो कैप्रिकॉर्न है आज उसके साथ ये वाले मामलात रहेंगे। अच्छा। सितारों की चाल बताया करते थे। उसके बाद उनको लगा कि नहीं भाई, इससे काम नहीं बन रहा है, तो मुझे जरा थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए। अब उन्होंने इस तरह के जो स्टेटमेंट जो दिए, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने एक खातून हमारी एंकर का नाम लेकर उन्होंने उसमें तमाम एंकर्स के लिए जिस तरीके से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ। और हमने सबने बहुत शदीद एहतजाज किया। हमारे साथ दीगर जितने भी ऐसे लोग जो कि एक फैमिली वाले लोग थे, उनके घरों में माएँ बहनें, उनकी रिस्पेक्ट थी, रिस्पेक्टेबल घरानों से जो बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने उसमें जो था उनके ऊपर जो था वो एहतजाज किया। अच्छा, मीडिया इंडस्ट्री पे आपने जब कदम रखा, ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या सामना आपको करना पड़ा कि मतलब इस मकाम तक के आने के लिए क्या किस चीज क्या क्या प्रोसेस आपने अपनाया? जो लोग हैं, जो खवातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो जो चाहती हैं कि मैं साहिमा कंवल बन जाऊं या मैं कोई और एंकर बन जाऊं, तो उसको क्या क्या पैगाम देंगे? देखिए ताहिर, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जब मैं आई थी तो आई वॉज सो यंग दैट टाइम, मैं पढ़ रही थी उस वक्त, ठीक है। और मेरी स्टडी चल रही थी। मैंने रेडियो पाकिस्तान से अपना आगाज किया था। सब जानते हैं ये जो आवाज में आप बेस देख रहे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान की ही हिदायत है, यानी उसमें पॉलिश करना उन्हीं का काम था। उसके बाद जब मैं बिजनेस प्लस में मैंने इंटर्नी के तौर पे जो था वो मैंने एज अ न्यूज एंकर अपने डेब्यू किया था मैंने। तो उस वक्त जो मुझे सबसे पहली चीज, मुझे तकरीबन, मैं बात बता रही हूँ आपको, आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले की, लगभग इतने साल, 10 से 12 साल पहले मीडिया का जो मिजाज था वो आज थोड़ा सा, बल्कि काफी हद तक चेंज हो चुका है। हर चीज अपने वक्त के साथ जो है वो ग्रेजुअली जो है वो अपडेटेड होती है, तो उसमें भी बिल्कुल ये अपग्रेड हुआ मुख्तलिफ हवालों से। अब बात यह है कि आपने ये पूछा कि मुझे सबसे पहले किस चीज का सामना करना पड़ा जी। उस वक्त। जो मतलब एक तो ये था कि उस वक्त माहौल भी इस किस्म का था। आपके ऊपर उस वक्त जो था वो उस तरीके से, जिस तरह अभी थोड़ा सा मीडिया को जरा थोड़ा सा किसी हद तक जो है वो पाबंद किया गया, उस वक्त इतना नहीं था। ठीक है। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है, मेरे इस बात से जो है वो मेरे साथी जो हैं वो मीडिया पर्सन जो हैं वो थोड़ा सा इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि उस वक्त जो था ना, वो फिर भी अगर हम कुछ बोलते थे तो उसका रिएक्शन जो था वो कुछ देर बाद आता। अब तो इंस्टेंटली आता है। अच्छा, माशाल्लाह से। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मैंने सबसे पहले क्या फेस किया था, मैं शायद उन खुशनसीब एंकर्स में से होंगी कि जिनको
बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे कि जिन्होंने ना सिर्फ सिखाया, बल्कि उन्होंने बगैर किसी हसद के, बगैर किसी कोई ऐसे ग्रज के या फिर कोई ऐसी प्रोफेशनल जेलेसी के उन्होंने आगे बढ़ाया। और कोई बहुत मतलब कि बिना वो चाहते थे कि आप आगे बढ़ें। मुझे जो लोग एटलीस्ट मिले, बहुत से मेरी बाकी जो साथी जो एंकर्स हैं या मीडिया पर्सन है, वो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें ऐसे लोग नहीं मिले। इन माय केस मुझे तमाम के तमाम लोग तकरीबन ऐसे मिले थे, इक्का इसमें दुक्का को छोड़ के। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका खुद का होना अच्छा ज़रूरी है। हम्म। आप खुद उस काबिल होंगी तो जभी आपको ऐसे लोग मिले। देखो, ये इसमें जब मेरी बात अब होती है उन लोगों से जिन्होंने मुझे, चाहे वो न्यूज एंकर के लिए राजा सुहेल थे उस वक्त जनरल मैनेजर बिजनेस प्लस के। ठीक है। तो जब मैं वहां पर गई तो मुझे उन्होंने बताया कि भाई आप जो मैं बल्कि जिस वक्त गई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरा इसी तरीके से छुट्टियों में सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं सबसे ज्यादा जल्दी मुझे ऑन एयर किया गया था, मैं प्रैक्टिस में थी, यानी कि मेरे मॉक वगैरह हो रहे थे। और ऑडिशन के बाद जो थे वो मॉक फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं इसको पिक कर लो। मॉक वगैरह मेरे हुए, उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई। उन्होंने जो मुझे एक जो पहली चीज सिखाई वो ये सिखाई थी कि फोकस रहना है। तुम्हें बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कि तुम्हें डिग्रेड करेंगे या तुम्हें डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। फोकस रखना अपना इसके ऊपर, ठीक है। और ये देखना कि तुम्हें करना क्या है। ये ना हो कि तुम एक साथ में तुमने कई अपने जो है वो बॉक्सेस खोल लिए हो और तुम्हें ये ना, तुम इतनी कंफ्यूज हो कि तुम्हें ये ना पता चल रहा हो तुम्हें उस साइड पे जाना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। फोकस रखो, एंकर बनना है, एंकर की तरफ फोकस रखो। ठीक है। फिर उसके बाद ये था कि मुझे बहुत जल्दी अभी मेरा अभी जो था ना, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि अभी आपको न्यूज एंकरिंग जो थी वो अभी आपको करनी चाहिए थी, काफी अरसा आपके पास अभी टाइम था, लेकिन आपने बड़ी जल्दी जो था वो प्रोग्रामिंग की तरफ आ गई। क्योंकि मैं जब न्यूज पढ़ रही थी तो तकरीबन 6 महीने के बाद ही मैंने रियलाइज करना शुरू किया, मुझे ऐसा फील होना शुरू हुआ कि यार मैं बड़ा रोबोटिकली एक जो मतलब यानी कि जो मेरी एक जो जगह है और जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे रिपोर्ट वाला फील होना शुरू हो गया। अच्छा। लिखा हुआ आ रहा है, आपको कान में बताया जा रहा है कि ये सवाल करना है, ये करना है। मैं चाहती थी कि मुझे कुछ इस तरह का करना पड़े कि जो कि जिसमें मेरी एफर्ट भी शामिल हो। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा कि बस मुझे जल्दी से प्रोग्राम मिल जाए। फिर मुझे इसके बाद जो था वो मुझे प्रोग्राम के लिए जब ऑफर हुई एचटीवी, एचटीवी से मुझे सेहत एजेंडा एक स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम था वहां, अच्छा। वहां पे भी फिर ये हुआ कि 6 महीने मैंने किया। और ठीक 6 महीने के बाद मुझे फील होना शुरू हुआ कि यार ये भी मजा नहीं आ रहा, मुझे जरा थोड़ा सा ऐसा करना है कि जिसमें जरा थोड़ा सा मतलब इस स्टूडियो के अंदर क्या है, मैंने इसको लाइन पे ले लिया, ये मेहमान बिठा दिया, उससे बात कर रही हूँ, तो कुछ ऐसा करना है कि जिसमें मुझे ना अच्छा, बाहर एक मिनट, निकलना एक पड़े। आपने प्रोग्राम किया, ठीक है। ये वाक़ई मतलब कि मतलब कि जो गेस्ट आपके आते हैं, वो पहले कहते थे कि ये सवाल होगा, नहीं होगा? कभी कभी कहते थे, कभी-कभी कहते थे मैं और आप। नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू किया, वो पहले आपसे कहते थे भाई आपने सवाल क्या करना है, आपने अच्छा। अच्छा जिधर आपने कोई दूसरा सवाल किया तो आपने तो बताया नहीं था, ये आपने सवाल करना है। बस मुझे इस चीज से होता था, मैं चाहती थी कि कुछ इस तरह का करूंगी, मतलब यानी कि फिल बदी और ऐसा कि जिसमें मुझे कुछ वाकई में करने का मौका मिले। फिर वो वहां से भी बोर हुई। फिर मुझे K21 से मुझे उस वक्त कर रही थी, तो इत्तेफाक की बात यह कि आखिरी कुछ दिनों में मुझे हमारी एक आउटडोर शो की हमारी एंकर थी शाइना पटेल, खैर अब वो मीडिया छोड़ चुकी हैं, तो वो चली गई थी दुबई। जी। तो उनके पूरे 2 महीने के प्रोग्राम जो थे वो मुझे मिल गए थे। अच्छा। स्ट्रिंग ऑपरेशन के बेस के ऊपर वो प्रोग्राम होता था। वो मैंने जब किया तो इत्तेफाक की बात यह है कि सबसे पहला प्रोग्राम कौन-सा किया आपने? मैंने प्रोग्रामिंग में मैंने सबसे पहले किया था सेहत एजेंडा। अच्छा। और लोगों को वो याद भी होगा, बड़ा थे वो, स्टूडियो बेस होता था बिल्कुल, एक आप मेकअप करके कॉलर वगैरह आपने अपना सेट किए होते थे, माइक वगैरह लगा के आप कर रहे होते थे। मैं हूँ जरा अवामी बंदी, तो मुझे था कि यार मैं अवाम में जाऊं, ठीक है। अवाम में बहुत सारी मुश्किलात हैं, मैं उनको करूं, मैं देखूं जिन चीजों को मैं फेस कर रही हूँ, जरा मैं थोड़ा सा उसमें जाके मैं घुसूं, अवाम को मैं करूं टच। फिर उसके बाद K21 उस वक्त जो था वो, उसमें हायरिंग शुरू हुई हुई थी। और एक शो था कराची की आवाज, जो कि बाकायदा उनका जो उसकी जो K21 की टैगलाइन थी, जो अब अभी तो भी है, माशाल्लाह से काफ़ी कराची में बहुत देखा जाता है, बेहद लोग पसंद करते हैं बहुत देखा माशाल्लाह से। जाता है। और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ लोगों का। अब तो खैर कराची से बाहर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो उस वक्त वो कह रहे थे कि भाई हमें कराची की आवाज नामी एक शो के लिए, जो कि हमारी बैकबोन है, उसके लिए हमें फीमेल एंकर चाहिए, लेकिन वो हो बिल्कुल ऐसी जो जिसको मेकअप की भी कोई फिक्र ना हो, जिसको ये भी ना डर हो, खौफ कभी कोई वो ना डर हो। खौफ ना हो, जो सिर्फ मेकअप में लिपी पोती अच्छा, ना एक हो। मिनट, कभी मतलब कि माशाल्लाह आपने आज बता दें, कभी डाले वगैरह आए घर पे? आए, आए? मामलात हो गए?
एक दफा नहीं, 2-3 दफा हो चुके हैं, लेकिन वो मैं उसको डिस्कस इस वजह से नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि वो नहीं मामला ये कुछ और। नहीं पूरा मतलब ये तो नहीं बताना, मतलब जो मतलब ख्वाहिशमंद है ना, जो लड़कियां देखती हैं उनको ये भी पता भाई चले अगर कि आपने ये इस चीज इस है। दरिया में अगर आपने कूदना है तो आपको ये डर खत्म करना पड़ेगा बिल्कुल, बस आपके ये साथ। चीज हाँ, ये बात थी। आपने अगर डर अपने दिल में रखना है तो प्लीज डोंट चूज दिस फील्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपके अंदर खौफ है तो मत चूज कीजिए इस फील्ड को, और ना अपना टाइम जाया कीजिए, फिर कोई दूसरी फील्ड अपना लीजिए। मुझे तमाम डू एंड डोंट्स इसके पता थे, मुझे आफ्टर इफेक्ट्स इसके मालूम थे, मुझे पता था कि मुझे क्या क्या पे करना पड़ सकता है इसकी पायदाश में, और वो तमाम चीजें चैलेंजेस एक्सेप्ट करके मैंने ये कबूल की थी। तो कई दफा ऐसा हुआ है कि मुझे फोन पे धमकियां भी आई हैं, और मुझे बाकायदा धमकी का मतलब ये है कि मुझे पीछे स्टेप करने को कहा गया, जरा थोड़ा सा रिजर्व रहने को कहा गया, और मुझे कहा गया कि भाई कौन सा ऐसा प्रोग्राम आपने कर लिया था मतलब कि इतनी हलचल मच गई? मैंने कई प्रोग्राम ऐसे किए हैं, लेकिन पिछले साल 2023 में मुसलसल मैं प्रोग्राम कर रही थी इस हवाले से कि कराची में कराची बेस्ड जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मौका मिलना चाहिए। आपको कराची को अगर संभालना है, जैसे कि मैंने पुलिस के ऊपर प्रोग्राम किए थे, तो मैं कह रही थी कि आप पूरे कराची की पुलिस में जितने भी आला पुलिस अफसरान तैनात हैं, आप उनका डोमिसाइल देख लें, उसमें से कितने कराची के निकलेंगे। मेरा मानना यह है कि कराची को अभी तक अमनो अमान के हवाले से इस वजह से नहीं संभाला जा सका, या फिर ब्यूरोक्रेसी का जो एक पुश्ता है वो इस वजह से कमजोर रहा है कि हमने कराची वालों को कराची के अंदर मौका ही नहीं दिया। कराची के लोगों को अगर आप कराची की ब्यूरोक्रेसी में आप उसको उनको नहीं लेकर आएंगे, पुलिस में उनको नहीं मौका देंगे। अभी आप कोई साउथ पंजाब से आया हुआ कोई पुलिस का एसएसपी है या फिर कोई एसपी साहब है, तो उनको तो कराची के उन कच्ची आबादियों के अंदर से वो जो खुफिया रास्ते अंदर की तरफ निकल रहे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं होगा। देखें ये बिल्कुल अच्छा, देखें कोई भी इलाके में एक एसएचओ तैनात होता है, मैं अपने इलाके की बात कर लेता हूँ, तो उसको यही नहीं पता कि ये रास्ता मस्जिद है, ये मंदिर है, ये बैंक है, उसको ये नहीं पता। उसको वो चीजें बहुत मुश्किल से मालूम होंगी कि किसी के घर से भी रास्ता निकल सकता हाँ बिल्कुल है, ऐसा ऐसा ही है। है। तो ये सिर्फ कौन जान सकता है, ये वो जान सकता है जिसने इस जगह पे आंख खोली है इस शहर के अंदर, और वो नब्जों को पकड़ना जानता है। अच्छा, पुलिस के हवाले से थोड़ा बात मैं करता हूँ, बहुत वर्किंग किया आपने, क्या आपको लगता है कि ये पुलिस में जो पोस्टिंग होती है इसमें पैसे का कोई अमल दखल है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि 50% तो है। बिल्कुल। 50% का मैं मार्जिन दे देती हूँ कि हो सकता है कि कुछ जगहों पे ना हो, कुछ जगह पे मेरिट भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ठीक मुकम्मल है। तौर पे आप मेरिट को आप बाला ताक रख देते हो, कहीं ना कहीं मेरिट होता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है, है। लेकिन मेजोरिटी में अगर हम देखते हैं ना, या फिर जो अगर तवातुर के साथ हम देखते हैं तो पैसा तो इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अभी के बच्चे 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 जो है ना, उसको पता है यार ये एसएचओ ने 10 लाख रुपए दिए, हाँ। ठीक है, तो इसने तो कुछ भी नहीं करना, 10 लाख रुपए कमाना है, ठीक है। अब ये तो एक माइंड सेट हो गया सबके दिमाग में। अब तो मेरे ख्याल से जो एक एक दिन का बच्चा होगा उसको भी पता है कि पुलिस ने ये करना है और इतने पैसे दिए हैं, सही है। हम्म। तो ये चीज कैसे खत्म होगी? किस तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है? देखो मैं सीधे सिस्टम लफ्ज, से लड़ा जाएगा या मतलब कि ये सिस्टम ही में जिंदगी गुजारा जाए? ताहिर आप में आपको लगता है कि हम में से किसी में इतना दमखम है कि सिस्टम से लड़ सकता है? नहीं। आप बड़े सिस्टम को तो छोड़ें, ये जो खाकरोग वगैरह होते हैं ना, तो इनकी भी एक यूनियन होती है, ये फकीरों की भी एक माफिया होती है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हम शूट करने के लिए गए हैं, हम जैसे ही लोगों को ऐसे अनासर को हम एक्सपोज करते हैं, कई मरतबा फायरिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि कई मरतबा फायरिंग हुई है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि वो तमाम तर लड़कियां जो इसको देखकर कहती हैं कि ओ माय गॉड हमें भी ये बनना है, हाँ। ये याद रखें कि आप उस वक्त तक नहीं बन सकती। इतना खौफ अगर आपके दिल के अंदर है, देखिए प्रिकॉशंस आप जरूर लें, मैं भी प्रिकॉशंस लेती हूँ, प्रिकॉशंस के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। और हमें हमारा मजहब और हमारी जो यहाँ पे वो है ना मगज और दिमाग, अकल, वो भी हमें इस बात के लिए पाबंद करती है कि आपको प्रिकॉशंस के बगैर अंधाधुंध आपको कूद नहीं जाना है। बिल्कुल। आपको अपने तमाम डू एंड डोंट्स का ख्याल रखते हुए आपको जाना है। और अगर उसके बावजूद अगर आपको सामने से ऐसे हालात फेस करने पड़ते हैं तो फिर एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंज अच्छा, एक्सेप्ट कीजिए। मतलब आपके ये कहने का सिर्फ दिल नहीं, गुर्दा फेफड़ा सब कुछ मजबूत हो। दिल से पहले आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए, याद रखिएगा। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे हालात में आपको अर्जेंटली विद इन सेकंड आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है। ठीक है, क्या करना है मुझे, क्या करना है, एंड व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। वो आपको आपको एकदम आपको विद इन सेकंड आपको ये एक फैसला करना एक पड़ता है। वाकया तो मैं ये भी सुनाता हूँ कि एक हमने प्रोग्राम किया था जिसका आप जिक्र कर रही थी।
स्कूल नकल माफिया ओ के खिलाफ, यस, ओ ठीक है? यस, आई रिमेम्बर, वो आई स्टिल वो रिमेम्बर। वो चीज़ ही सामने रख लें, अभी विंडो में भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो चलेंगी। वो भी एक मतलब कि खतरनाक सा माहौल हो गया था। खतरनाक सा माहौल हुआ था और वो भी बड़ा अचानक हुआ था, एक्सपेक्टेड नहीं था। अब हम स्कूल के अंदर अगर जा रहे हैं और वहां पे हमें नकल का पता चल रहा है, तो हम ज़ाहिर है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो जगह जो बच्चों की दरसगाह है बिल्कुल, और रिनाउंड स्कूल है, वहां पर हमें कोई ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है कि वो अपने गुंडे बना लेंगे। बिल्कुल, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही है। मेरी खुशनसीबी ये रही है कि हमेशा मेरी टीम बहुत प्रोटेक्टिव रही है। बिल्कुल, और चूंकि फैम मैं हमेशा जब भी अपनी टीम बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि इनके घर के अंदर खवातीन की इज्जत कितनी की जाती है, ऐसा ही है। वो कितना वर्क करते हैं। तो मैं जब भी टीम बनाती हूँ, उस वक्त भी मेरे जो प्रोड्यूसर थे, अब भी जो मेरी टीम है, तो उसमें यह है कि हमें अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए, हमें मार दो जान से, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइमाबाजी पे हाथ नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसा ही मैं है। उनको मना करती हूँ कि ये नहीं रखो, तुम लोगों की जिंदगी मेरे से ज्यादा कीमती है। तो हम ना बॉन्डिंग हमारी बड़ी वो होती है। ये तो लाज़मी है। उसमें जो टीम में मेरे जो लड़के होते हैं, वो पहली बात तो ये कि हालांकि बीइंग अ प्रोफेशनल ये होता है हम लोगों को कि भाई कोई बहन भाई नहीं होता, कोई वो नहीं होता, आप सिर्फ काम करने के लिए आए हो। लेकिन उस वक्त वो वाकई भाई बन के दिखा देते हैं कि ऐसा ही नहीं, है। क्या अगर हम जब तक है ना, साइमाबाजी को हाथ नहीं लग सकता। अच्छा, वन शॉट पे आपने आंसर देनी है, मैं कुछ एक सवाल सबसे फेवरेट एंकर कौन है? इस वक्त मेरी यानी कि जो आउटडोर के शो है या ओवरऑल, ओवरऑल सब मिलाकर। मैं अपनी दोस्तों के नाम तो नहीं ले सकती, वरना जो मैं आपको मतलब कि दिल से मतलब कि पसंद हो कि नहीं यार, ये जो बंदा है ना या बंदी है, ये जो काम करता है ना, माशाल्लाह। हम्म, अच्छा, अगर करंट अफेयर के शोज के हवाले से बात की जाए तो मंसूर मंसूर अली मंसूर अली अच्छा, खान जो है, ठीक है। भाई वो बंदा वाकई में उसको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, उसके पास दिमाग है। उस बंदे को अ, जो है वो फौरी तौर पे अगला क्वेश्चन, उस सवाल के अंदर जवाब के अंदर से सवाल कैसे निकालना है। और मतलब आप उसको उसको उसका चाहे वो आप प्रोग्राम देखें या फिर उसका सोशल मीडिया देखें, आपको पता चलता है और आपको मजा आता है। आज तक उसकी कोई खबर बाउंस नहीं हुई। सियासतदान में कौन फेवरेट है? बेनजीर। बेनजीर। पुलिस में? पुलिस में आ, मुझे चौधरी असलम जो है ना, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैंने जिगरा किसी का देखा है ना ताहिर, जी, जी। मैंने जिगरा किसी का देखा है ना कि ठीक है, पता है कि सामने मौत खड़ी है, वो बंदा कूलली अपना लगा रहा है, वो अपनी सिगरेट लगा रहा अच्छा, है कोई 9 मतलब mm कि पकड़ के। जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं? कोई नहीं, सफेद उसने अपना शलवार कमीज पहनी है, पता है कि सबसे पहले नंबर पे वो बंदा जो है वो उसको टारगेट किया जाएगा, उसको पता है कि मुझे मैं हाई प्रोफाइल टारगेट हूँ। ऐसा ही है। और वो बंदा इतने ऐसे जैसे क्या है यार, कुछ मौत भी नहीं है कुछ उसके भी लिए। नहीं है, मौत आएगी आ जाएगा देखेंगे। यार मैंने ऐसा जिद्दार बंदा नहीं देखा। मैंने पुलिस में एक सिफत गयूर साहब जो थे, अल्लाह उनको गरीब रहमत अल्लाह करे, ताला वो जन्नत। शहीद, वो बंदा इस किस्म का था कि उस बंदे की क्वालिटी ये थी कि इतना चौकस, इतना बहादुर, इतना समझदार। उसको मतलब सिर्फ ये नहीं है पुलिस या फिर आपने वर्दी पहन ली तो आप सिर्फ बहादुर नहीं हो, आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा आपको ही है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे सिचुएशन बदल सकती है, क्या करना है। बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग पावर उसमें बड़ी जबरदस्त होती है। सबसे अहम बात। ऐसा तो वो बंदा जो था, एक सिफत गयूर साहब शहीद और एक चौधरी असलम शहीद। और अभी सर्विस में जो है? अभी सर्विस में यार बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल वो हो गया है। लेकिन ये जो सीएसएस करके हमारे जितने भी हमारे पुलिस में वो आते हैं, उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि यार वो क्योंकि बहुत जगहों पे बहुत बाउंड होते हैं वो लोग। ऐसा ही है। वो इतने बाउंड होते हैं कि हम उनकी अगर मजबूरियां समझना शुरू करें ना, तो हम कहते हैं कि भाई टिश्यू का डिब्बा हाथ में रखो यार, उनको बिल्कुल, बार बार दे ऐसा दो, ही मैं तो तुम्हारे समझ दुख सकता हमसे हूँ। ज्यादा है यार तुम। वो कितनी जगहों पे बाउंड होते हैं। अब जब बंदा है ना, आप यूनिफॉर्म पहन लो लेकिन आप बाउंड हो, आप अपनी मर्जी से फैसला ना कर पाओ, और आप फैसले करो तो आप दबाव में आके करो, ऐसा ही है। तो फिर हम उनसे क्या यार तवक्को करें। ये ज्यादा दबाव किसका? सियासी दबाव होता है। सियासी दबाव भी होता है, ब्यूरोक्रेसी का भी दबाव होता है, और ताकत का भी दबाव होता है। ऐसा ही है। तो ये मतलब कि ऐसे बस वो तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ तनख्वाह पे भी नहीं। काम कर रहे हैं, और वो इतने पाबंद हैं, बहुत सारी जगहों पे वो इतने पाबंद हैं कि वो बेचारे जो है ना, वो नहीं कर पा रहे, वो उस तरीके से डिलीवर कर ही नहीं पा रहे जिस तरीके से डिलीवर करना चाहिए। तो आप उसको क्या बोलोगे। बिल्कुल सही बात। ठीक। अभी अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहाँ पर हम जिस जगह पे बात कर रहे हैं, अच्छा एक हाँ हाजिर वो हैं, मैं उनकी बात कर सकती हूँ, जिनको मैं कहती हूँ कि
दौरे हाजिर में अगर मैं किसी पुलिस अफसर से बहुत मुतासिर हूँ, वो है उमर खताब साहब। अच्छा। उमर खताब साहब हैं। उमर खताब साहब जो हैं वो जहाँ पे उनको ऑपरेशन करना होता है ना, वो कर देते हैं। जहाँ पे मतलब वो उनको उनको आप कमांड, लाइक हाँ करती हैं। हाँ, उनको अगर दौरे हाजिर में अगर मैं किसी को कहूंगी ना, तो वो जो है वो उमर खताब साहब। अपनी सर्विस में ईमानदार पुलिस अफसर किसको आपने पाया है? जो आपने देखा हो नहीं यार, इसकी तो मैं हर जगह से सुनती हूँ कि नहीं इसके बारे में सब अच्छा बोलते हैं। देखिए बुरा तो बोलते हैं आपको कि यार इसको देखो इसने इतने पैसे ले लिए। अच्छा किसको पाया? यार ईमानदार इत्तेफाक की बात है कि अभी तक कोई है? अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं।